हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। इस वीडियो में हम आपके लिए एचबीएससी का प्रैक्टिस पेपर लेके आए हैं जो कि क्लास 12th मैथमेटिक्स का है। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस पेपर में आज की क्लास में हम सारे के सारे जो एमसीक्यू हैं 20 क्वेश्चन तक वो सारे के सारे कवर करेंगे और इसके बाद मैं बैक टू बैक आपके लिए 20 मार्च तक वीडियोज़ लाता रहूँगा ताकि आपकी रिवीजन होती रहे। और अगर आपको कोई भी टॉपिक ऐसा लगता है जिसमें आपको थोड़ा सा डाउट है या आपको टेंशन होती है उस टॉपिक को करने में, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उस टॉपिक को भी कवर करवा दूँ वीडियो बनाकर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए, पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू का और क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है कि लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन। सेट क्या है? नेचुरल नंबर का है। गिवन बाय आर इक्वल टू ए कॉमा बी और ए इक्वल टू बी माइनस 2, मतलब ए की जो वैल्यू है बी माइनस 2 के बराबर है और जो बी की वैल्यू है वो 6 से क्या है? बड़ी है। बी इज ग्रेटर देन 6। चूज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर एक कंसेप्ट ये कह दिया कि b की जो वैल्यू है वो 6 से बड़ी है। तो इन क्वेश्चंस में, इन ऑप्शंस में ये देखो कि b की वैल्यू बड़ी किस में आ रही है। तो देखो, इधर तो b की वैल्यू क्या है? छोटी है। तो इसका मतलब ये आंसर तो पूरा आपका गलत ही हो गया है ना। इसको तो आप गलत कर दो क्योंकि यहाँ पर b की वैल्यू क्या है? 6 से कम आ रही है। यहाँ पर b की वैल्यू 6 से ज़्यादा है, यहाँ पर भी 6 से ज़्यादा है और यहाँ पर भी 6 से ज़्यादा आ रही है। बट इक्वेशन क्या है हमारे पास? इक्वेशन है a इक्वल टू बी माइनस 2। इसका मतलब क्या है? b की वैल्यू 8 पुट करो यहाँ पर। अगर आप 8 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 8 माइनस 2 यानी कि 6 आएगा। जबकि यहाँ पर क्या दे रखा है आपको? 3, यानी कि a की वैल्यू 8 पुट करने पर 6 आना चाहिए और यहाँ पर 3 है। तो इसका मतलब ये भी आपका आंसर क्या है? गलत है। इधर देखो, 7 अगर पुट करोगे आप तो 7 पुट करने पर आपके पास क्या आएगा? 5 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो a की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 5, जबकि यहाँ पर क्या दे रखी है? 8। तो इसका मतलब क्या है? ये भी आंसर आपका गलत हो गया। अगला क्या है? यहाँ पर सिंपल सी बात है, अब 3 तो गलत हो गए, यही होगा। 8 पुट करोगे तो 6 ही आ रहा था ना, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बस समझ आ रही है? तो इस प्रकार से आप एमसीक्यू क्वेश्चन को कर सकते हो। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि tan इनवर्स tan 7π/6 इसकी वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले तो ये समझिए कि tan की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? वो होती है -π/2 से लेकर π/2 के बीच में। इसका मतलब क्या है? इसकी वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में होती है, मतलब इन दोनों क्वाड्रेंट में होती है, 4th क्वाड्रेंट में और 1st क्वाड्रेंट में। 4th क्वाड्रेंट में तब होती है जब वो नेगेटिव होता है और 1st क्वाड्रेंट में तब होती है जब वो पॉजिटिव होता है। बात समझ आ रही है? मतलब अगर 10 की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो वो 1st क्वाड्रेंट में और 10 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो वो 2nd क्वाड्रेंट और 4th क्वाड्रेंट में होगी। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि हमें जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है। वो दे रखा है 7π/6। इसको ना डिग्री में कन्वर्ट कर दूँ तो 7 मल्टीप्लाई बाय π/6 और π/6 का मतलब होता है 30। तो 7 × 30 तो कितना आ गया? 210। अब बताओ 210 डिग्री कहाँ होता है? यहाँ पर 180 डिग्री होती है, तो उसमें 30 डिग्री और प्लस करोगे तो आपके पास जो एंगल आ जाएगा वो आ जाएगा 210 डिग्री का। बात समझ रही? 30 डिग्री और प्लस करोगे 210 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि देखो, ये जो 210 डिग्री है कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? 3rd क्वाड्रेंट में। 3rd क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है? बताओ। ये होती है पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव होती है तो इसका मतलब क्या है? अब वैल्यू तो हमें 3rd क्वाड्रेंट में लेनी नहीं है, हमें तो किस में लेनी है? 4th में या तो 1st में। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होने के कारण जो डिग्री यहाँ पर बन रही है वही डिग्री आप 1st में बना दो, यानी कि यहाँ पर जो डिग्री बन जाएगा वो 30 डिग्री बन जाएगा। तो जैसे अगर यहाँ 30 डिग्री बनता तो उसको आप क्या लिखते? माइनस का 30, और ऊपर बन रहा है तो प्लस का 30। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है tan इनवर्स tan 7π/6, तो tan 7π/6 को लिख सकते हो आप tan π/6, यानी कि tan 30 के बराबर लिख सकते हो। मतलब जो वैल्यू 30 डिग्री की यहाँ पर 210 पे बनती है वही पॉजिटिव में आपकी कौन से क्वाड्रेंट में बन जाएगी? 1st क्वाड्रेंट में बन जाएगी। तो इसका मतलब इसका डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा? π/6। यहाँ पर आप 7π/6 नहीं कर सकते थे क्योंकि अगर 7π/6 करते हैं तो वो -90 से लेकर +90 के बीच में आंसर नहीं आ रहा था, इसलिए हमें कन्वर्ट करके उसे
फोर्थ या फर्स्ट क्वाड्रेंट में कन्वर्ट करना होता है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। बस समझ रही है, तो π/6 इसका आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस समझ में आ रही है, ठीक है। इसको नोट कर लेना इस तरीके से और भी क्वेश्चंस आएंगे, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन। देखिए ए दे रखा है आपको ये, और क्वेश्चन कह रहा है a प्लस a डैश जो है 2i के बराबर है, तो थीटा की वैल्यू निकालो। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। a तो दे ही रखा है प्लस a डैश, तो a क्या है आपके पास, tan थीटा माइनस cot थीटा और tan थीटा। इसमें आप प्लस कर दो किसका, इसके डैश का, एंड डैश में क्या होगा कि जो रो दे रखी है उसे कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा tan थीटा cot थीटा माइनस cot थीटा और tan थीटा, इस तरीके से, ठीक है। और फिर जो इसकी वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी, 2i के बराबर, जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है। 2i का मतलब है 2 इंटू आइडेंटिकल मैट्रिक्स 1 0 0 1। इन दोनों को प्लस कर देते हैं, तो tan को tan से करेंगे प्लस, तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा cot थीटा प्लस माइनस का cot थीटा 0, माइनस का cot थीटा प्लस का cot थीटा 0, ठीक है। और tan 2 tan थीटा, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो ये हो जाएगा 2 0 0 2, ठीक। अब क्या होगा, कंपेयर करने से पता चलेगा कि ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू 2 tan थीटा वो किसके बराबर है, 2 के बराबर होगी, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि 2 tan थीटा इक्वल टू 2 होगा, 2 से 2 कट गया, ये 1 बार में, तो tan थीटा हो जाएगा 1। तो थीटा की वैल्यू 1 कब, tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, 45 पर, तो यानी कि पाई की वैल्यू आ जाए, थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/4। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या लिख देनी है आपको, π/4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पर π/4 इसका क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर। जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे आप क्या कर दो, बस इसको एक्सप्लेन करते रहो, ड्राइव करते रहो। जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे ड्राइव कर दो, गारंटेड अपने आप ये आंसर आपके आ जाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक होता है कि जब ए का डैश करने पर ए आ जाए तो उसको सिमेट्रिक कहते हैं, और ए का डैश करने पर माइनस ए आए तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। बात समझ आ रही है। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक इस तरीके से हम देखते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर दोनों ही होंगे तो उस कंडीशन में ए मैट्रिक्स क्या होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा कि अगर दोनों ही कंडीशन होंगे ना, तो कोई एक अकेला मैट्रिक्स ऐसी दोनों कंडीशन पे सेटिस्फाई नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक जो जीरो मैट्रिक्स होता है वही इस कंडीशन पे क्या होता है, सेटिस्फाई होता है, ठीक है ना। कि उसका डैश कर दो तब भी वो जीरो रहेगा, और माइनस से कोई मतलब उसका होगा नहीं, है ना। तो कैसे भी करके उसको हम जीरो मैट्रिक्स को ही लिख सकते हैं कि ए डैश इक्वल टू ए और ए डैश इक्वल टू माइनस ए लिख सकते हैं, ठीक है ना। माइनस लगा दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो जीरो हो जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कह रहा है इफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल 1 0 6 0 एंड 4 3, आपके पास 3 वर्टिसेस हैं, देन बाय यूजिंग डिटरमिनेंट इट्स एरिया इज, उसका एरिया क्या होगा। देखो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि डिटरमिनेंट का यूज़ कर कर इसकी वैल्यू आपको बतानी है एरिया की। तो डिटरमिनेंट का यूज़ कर कर एरिया कैसे निकलता है, एरिया निकलता है हाफ, पहले जो वैल्यू दे रखी है ना उनको लिख दो, 1 0 6 0 और 4 3, 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स बनाना है, और यहाँ पे लिख देंगे 1 1 1। आपको बस इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, डिटरमिनेंट फाइंड करोगे आपका एरिया आ जाएगा। 1/2 मोड लगा के रखना 1, इससे रिलेटेड रो और कॉलम चली जाएगी, तो ये हो जाएगा 0 माइनस करके फिर इसको 3, जो बीच वाली टर्म होती है उसका साइन चेंज हो जाता है, बट यहाँ पर 0 है, कोई टेंशन नहीं है। फिर अगली टर्म आ जाएगी 1, इससे रिलेटेड रो और कॉलम चली जाएगी, तो ये हो जाएगा 18 माइनस का 0, इस तरीके से ये हो गया 1/2 -3
और ये हो जाएगा प्लस का 18। 18 में से 13 गया तो 15, तो ये हो गया 15/2 यूनिट। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 15/2। तो इसका आंसर होगा 15/2 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नोट कर लो इसे आप फटाफट से, ज़्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, नोट कर लो इसे। वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है y = x log x है। y की वैल्यू किसके बराबर है? x log x के। तो आपको d²y/dx² निकालना है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि y की वैल्यू आपके पास x log x है, तो इसमें क्या लगेगा? u × v का डेरिवेटिव लगेगा, यानी कि u का डेरिवेटिव v प्लस uv डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx। u × v लगाएंगे तो u का डेरिवेटिव यानी कि x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1, और log x को एज इट इज़ प्लस u को एज इट इज़, और log x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/x। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा क्या आपके पास? log x प्लस का 1, log x प्लस 1 बचेगा। ठीक है, अब आपको d²y/dx² चाहिए, तो d²y/dx² का मतलब है इसका डबल डेरिवेटिव करना है। तो log x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x, और इसका क्या हो जाएगा? 0। तो इसका मतलब इसका आंसर डायरेक्टली क्या आ गया? ओनली 1/x। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? A, 1/x। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, और बच्चा बोलता है कि MCQ में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बेटा आप MCQ को ना पहले समझो कि बोलना क्या चाह रहा है, और बोलने के बाद ना आप अपने ये MCQ के जो ऑप्शंस होते हैं ना, इनको भी देखो। कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद MCQ देखने से ही आंसर पता चल जाता है। तो पहले MCQ पढ़ो, मतलब क्वेश्चन को पढ़ो, और फिर उसके ऑप्शन देखो, क्या पता वैसे ही हो जाए। और फिर अगर नहीं भी होता तो थोड़ा समझो कि निकालने के लिए क्या बोला गया है, ईजिली तरीके से निकालना है इसको। इस क्वेश्चन को लेंथी नहीं बनाना, 1 मिनट से ज़्यादा करने की कोशिश करनी ही नहीं है ना। प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी से जल्दी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन। देखो अलग अलग वर्ड बोल के देगा ताकि बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए, है ना। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन फाइंड करना है आपको किसका? √x + 1/√x का। √x + 1/√x का इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है। तो करते हैं। देखो इसको पहले इसको सही से लिख लो। इसको तो √x को तो लिख सकते हैं 1/2, और इसको लिख सकते हैं x⁻−1/2। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, तो पावर क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी, और नीचे भी उतना ही आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी पावर प्लस हो जाएगी, और नीचे भी उतना ही शो हो जाएगा, प्लस का c। तो ये हो जाएगा x⁻3/2 और 3/2 प्लस x⁻1/2 और 1/2 प्लस c। ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 x⁻3/2 प्लस 2x⁻1/2 प्लस c। तो ये आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। बताओ, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। अगर चाहो तो स्टेप आप बचा सकते हो डायरेक्टली। अगर आपको पता है कि x⁻1/2 होता है ये, तो आप डायरेक्टली ये वाली स्टेप स्टार्ट कर सकते हो। ये तो करोगे ही नहीं, है ना। तो जल्दी से जल्दी ये हो जाता है। तो देखो ऑप्शन कौन सा है? 2/3 x⁻3/2 कौन सा है? 2/3 x⁻3/2, और यहाँ पर ये गलत हो गया, है ना। यहाँ पर ये सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। बस समझ आ रही है? तो इसे नोट कर सकते हो, बाकी समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 8, EX दे रखा है आपको, EX 1/x - 1/x²। ये तो डायरेक्टली हो जाएगा। इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? EX fx + f' वाला, जिसमें आंसर क्या आ जाता था हमारा? EX fx, यानी कि 1/x का जो डेरिवेटिव होता है -1/x² ही तो होता है। तो इसका मतलब इसका डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा? EX × में 1/x प्लस का c। तो देखो ऑप्शन कौन सा है इसमें से? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, EX/x प्लस का c। बस समझ आ रही है? बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। फॉर्मूले भी याद रखने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। फॉर्मूले याद नहीं रहे तो दिक्कत तो आ सकती है। ठीक, अगला देखते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9।
इंटीग्रेशन करना है, लिमिट दे रखी है -1 से लेकर 1 और x की पावर 5 का। तो देखो -1 से लेकर 1 x की पावर 5 का इंटीग्रेशन करना है आपको। x की पावर 5 का क्या हो जाएगा, x की पावर 6/6 और लिमिट है -1 से लेकर 1। लिमिट को कैसे पुट करते हैं, सबसे पहले जो b यानी कि ऊपर वाली लिमिट होती है इसको कहते हैं नीचे लोअर लिमिट a और इसको कहते हैं b, ठीक है ना, अपर लिमिट। तो अपर लिमिट को पहले पुट किया जाता है इस x की जगह पर, तो 1 पुट करेंगे तो 1 की पावर 6/6, फिर बीच में आता है माइनस, फिर -1 पुट करेंगे तो -1 की पावर 6/6। तो देखो क्या आ जाएगा 1/6 ही तो रहेगा और ये भी क्या हो जाएगा 1/6। तो आंसर क्या आ गया आपके पास 0। तो सिंपल सा कंसेप्ट हो गया। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 0। ठीक है, बात क्या समझनी है इसमें, जो अपर लिमिट होती है उसको पहले रखना है और फिर माइनस कर कर लोअर लिमिट को पुट करना होता है, ठीक है ना। बच्चा यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर क्या है भाई बताओ, ऑर्डर का मतलब है कितनी बार इसको डेरिवेटिव कर रखा है। तो कितनी बार डेरिवेटिव कर रखा है, 2 बार, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2। बात समझ आ रही है। अगर इसमें डिग्री पूछा जाता तो डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है कि इस x² d² y अपन में dx² की पावर कितनी, यानी कि 1 थी। तो यहाँ पर डिग्री क्या हो जाती, 1 हो जाती, और ऑर्डर कितना है इसका 2। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है ये। तो डिग्री और ऑर्डर ध्यान करके जाना, एक एक नंबर का क्वेश्चन आ ही जाएगा कहीं ना कहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच सब्सटीट्यूशन कैन सॉल्व अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dx अपॉन में dy। dx आ गया पहले आपका, ठीक है ना। तो dx आ गया तो इक्वेशन में x अपॉन वाई तो आता है और x अपॉन वाई आता है। तो आप क्या करते हो, एक मिनट, x अपॉन वाई आता है ना, तो उस कंडीशन में हम पुट करते हैं x अपॉन वाई इक्वल टू में v पुट करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाता है x इक्वल टू में v y या y v, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा यहाँ पर। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर ऐसी होमोजीनियस इक्वेशन आती है जिसमें dx अपॉन dy आता है तो उसके रूप में आप क्या सब्सटीट्यूट करते हो, ठीक है ना। तो हम सब्सटीट्यूट करते हैं x की जगह पर vy। बात समझ रही, x की जगह पर क्या पुट करते हैं हम, vy पुट करते हैं, तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाता है। बात समझ रही है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था बट थोड़ा सा पूछ लिया तो टफ लग रहा होगा बच्चों को। नेक्स्ट कह रहा है कि आपके पास फंक्शन दे रखा है sin x माइनस कॉस एक्स इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये हो गया कि LHL भी यही है और RHL भी यही है और एट पॉइंट क्या है, k है। तो ठीक है, चलो करते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, कि आपको क्वेश्चन में k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, यानी कि LHL निकाल रहे हैं हम। LHL RHL और एट पॉइंट तीनों बराबर होने चाहिए, तब जाके वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। और यहाँ पर हमें k की वैल्यू बतानी है तो कॉन्टिन्यूस मान के चलेंगे। तो क्वेश्चन क्या आता है, साइन x माइनस का कॉस x। अब लिमिट पुट कर देंगे तो साइन 0 माइनस कॉस 0। तो साइन 0 क्या होता है, साइन 0 0 होता है और कॉस 0 क्या होता है 1। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस का 1, ठीक है। और एट पॉइंट पर क्या था, एट पॉइंट पर जो वैल्यू थी वो क्या थी, इक्वल टू में k थी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों बराबर होंगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, -1 आ जाएगी। बात समझ आ रही है। LHL RHL बराबर होता है एट पॉइंट के, तो LHL और RHL एक ही था, फंक्शन तो एक ही था ना। जैसे यहाँ पर जो फंक्शन है हमारे पास वो क्या है, एक ही फंक्शन है कि साइन x माइनस का कॉस x। तो इसकी तो वैल्यू आ गई थी हमारे पास, क्या इसकी वैल्यू आ गई है हमारे पास -1 और ये k के बराबर था। तो k की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी आपकी, -1 के बराबर आ जाएगी। बस समझ रही है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि इफ़ अ लाइन हैज़ द डायरेक्शन रेशियो दे रखा है आपको ये, देन व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालें। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा। कैसे निकालते हैं ये, a अपॉन में मैग्नीट्यूड, b अपॉन में मैग्नीट्यूड और c अपॉन में
मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड किसका, मैग्नीट्यूड इस पूरे वेक्टर का, ठीक है। अब ए क्या है हमारे पास, ए है 2, बी नीचे वाला बी क्या है हमारे पास -1, सी क्या है हमारे पास -2। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, देखो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, √a² + b² + c²। तो यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 4 + 1 + 4, तो कितना आ गया टोटल 9, तो ये वैल्यू आ गई 3। बात समझ रही है, तो यहाँ पर तो ये वैल्यू आ गई 3। तो ए क्या है हमारे पास 2 और मैग्नीट्यूड कितना है 3, तो ये पहला डायरेक्शन कोसाइन आ गया आपका। बी क्या है -1/3, ठीक है, और सी क्या है आपके पास -2/3। तो इस तरीके से आप डायरेक्शन कोसाइन यहाँ पर फाइंड कर सकते हो अगर आपको डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं तो। बस समझ रही, एक नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें टफ नहीं है, बस ध्यान रखना डायरेक्शन कोसाइन भी नहीं कहते हैं और इनको LMN भी बोलते हैं, LMN भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूट A/B, जिसे हम कहते हैं A गिवन दैट B, जिसमें B दे रखा है आपको 0.5 और A इंटरसेक्ट B दे रखा है आपको 0.32। तो आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B। तो ये फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्ट B अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ठीक है, जो नीचे की तरफ होता है वो नीचे आता है। इंटरसेक्ट क्या है आपके पास 0.32 डिवाइड बाय B क्या है 0.5, पॉइंट हटाया नीचे 10 आएगा 100 आएगा और पॉइंट हटाया ऊपर 10 आएगा, 0 से 0 कट गया तो ये आ गया 32/50। 2 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 16 बार में और 2 से कट जाएगा आपका कितने 25 बार में, ठीक है। तो ये आंसर आ गया 16/25, ठीक। एक नंबर का क्वेश्चन है तो आंसर बस ऐसे ही आपको शो करके दिखा देना है, ठीक है ना। तो 16/25 ये आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है 2 कॉलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब उसका जो डिस्टेंस है वो बराबर रहेगा हमेशा। कॉलिनियर क्या होते हैं, कॉलिनियर का मतलब है जैसे कि कोई वेक्टर है ये और दूसरा वेक्टर है ये, तीसरा वेक्टर है ये सारे कॉलिनियर हैं। कॉलिनियर मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है ना, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, कॉलिनियर वेक्टर कहते हैं। बट इनका मैग्नीट्यूड हमेशा ऑलवेज तो नहीं, ऑलवेज इक्वल तो नहीं रहता है ना, क्योंकि ये छोटे बड़े भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। तो आपको टिक जो लगाना है वो किस पे लगाना है, फॉल्स पे, कि भाई ये जो स्टेटमेंट है आपकी क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। क्योंकि जब कॉलिनियर वेक्टर होते हैं, कॉलिनियर वेक्टर के बाद कॉलिनियर वेक्टर जो होते हैं वो मैग्नीट्यूड में अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। 2 इवेंट्स विल बी इंडिपेंडेंट। 2 इवेंट इंडिपेंडेंट हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A-B-, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया है, इसको लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A- इंटरसेक्ट B-, इंटरसेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। A- इंटरसेक्ट B- इक्वल टू दिस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B होता है या नहीं होता। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाएंगे तब जाके आपको सही से समझ में आएगा। देखो इंडिपेंडेंट इवेंट होता क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट वो इवेंट होता है जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्ट B जो है वो आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B के बराबर आता है ना। ये पढ़ा है आपने कि इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं, जिनका इंटरसेक्ट जो है उनके प्रोडक्ट के बराबर आ जाता है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, बस कि A की जगह ना चेंज कर देना है, रिप्लेस कर देना है किसको, A- को, और B की जगह रिप्लेस कर देना है B- को। मतलब A की जगह A- रख दो और B की जगह B- रख दो, तो ये हो जाएगा आपका A- इंटरसेक्ट B- इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A- इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B-, इस तरीके से हो जाएगा ये। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A- इंटरसेक्ट B-, इसे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A
है ना, जो डैश होता है उसे 1 में से माइनस करके लिखते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो देखो यहाँ पर ये बन गया कि नहीं बन गया फॉर्मूला कि ए डैश इंटरसेक्ट बी डैश इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपका ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला आपका सही बनाया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखना, इस चीज़ को नोट कर लें, ये पेपर में आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, बच्चा इस पर कंफ्यूज रहेगा। अगर 2 नंबर में आ गया कि इसको प्रूफ करो तो आपको ऐसे प्रूफ करना होगा, क्योंकि ये चीज़ बच्चों को ध्यान नहीं रहती, ठीक है। तो इसे नोट जरूर करें, ठीक। अगला, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड। हर एक डाई पर क्या आना चाहिए? इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर होता क्या है हमारा? इवन प्राइम नंबर एक ही होता है, जिससे हम कहते हैं 2, है ना। 2 हमारा इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। और ये जो 2 है ये दोनों डाइस पर आए, ऐसी कितनी संभावनाएं? तो दोनों डाइस पर आए ऐसी तो आपके पास कितनी संभावना है? सिर्फ एक, 2 और 2, ठीक है। तो 2 और 2 है, और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 36। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/36। बात समझ रही? तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी? 1/36, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी वेक्टर दे रखे हैं आपको, क्रॉस निकालकर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। क्रॉस निकालकर आपको क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। चलिए पहले क्रॉस निकालते हैं इसका। किसी भी वेक्टर का क्रॉस निकालने के लिए डिटरमिनेंट निकालना होता है, और सबसे पहले लिखना होता है आई, जे और के, ठीक है। फिर इस वेक्टर को लिखना होता है, जैसे कि यहाँ पर है ना 2i तो 2, 1j तो 1, और 3k तो 3, इस तरीके से, ठीक है। अगला 3, 5 और -2, साइन का ध्यान रखना, प्लस माइनस का ध्यान रखना, ठीक है ना। अब इसका हम डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो सबसे पहले टर्म लेंगे i, ये लाइन गई, ये लाइन गई, इसको इससे मल्टीप्लाई तो -2, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस करके तो 15। देखो डिटरमिनेंट निकालना आपको आता होगा, इतना हम एज्यूम करके चल रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका -4 और -9, प्लस का k आ जाएगा, फिर ये लाइन गई तो ये हो जाएगा 10 -3, ठीक। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना? -17i, माइनस ये भी हो जाएगा माइनस, तो -13 और माइनस का तो प्लस का 13j, और ये हो जाएगा प्लस का 7k। तो ये आपका आ गया एक वेक्टर, ठीक है। अब इस वेक्टर का क्या करना है? आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे हम? a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड यानी कि अंडर रूट। देखो 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 289 प्लस 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 प्लस, और 7 का हो जाएगा 49। इन तीनों को आप प्लस कर दोगे, ठीक है ना। तो 289 में 169 प्लस करें तो ये हो जाएगा आपका 3 और 4 और 58 में 49 प्लस करें तो 507। तो ये हो जाएगा 507, ठीक है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड हो गया वो कितना आ गया? √507 हो जाएगा। बस समझ आ रही है? तो कुछ ज़्यादा नहीं था, बस इतना ध्यान रखना है कि क्रॉस निकालने के लिए आपको डिटरमिनेंट निकालना होता है, ठीक है। क्रॉस निकालने के लिए डिटरमिनेंट निकालना होता है, और इसमें मैग्नीट्यूड भी बोल रखा था, तो मैग्नीट्यूड निकाल देना है आपको, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है, इसे नोट कर लें फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 19, असर्शन एंड रीजन। असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन को करने के लिए आप ये देखें पहले कि ये दोनों जो कंडीशन है वो सही है या गलत है ना। सही गलत का पता जरूर होना चाहिए। पहला क्या कह रहा है? असर्शन ए क्या कह रहा है? आर इज द रिलेशन डिफाइन इन सेट दिस एंड एज आर इक्वल टू ए बी और बी इक्वल टू a + 1, देन आर इज नॉट एन इक्विवेलेंस। आर जो है इक्विवेलेंस नहीं है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो चेक करते हैं कि इक्विवेलेंस है या नहीं है। तो देखो इक्विवेलेंस क्या होता है? जब तीनों हो जाते हैं रिफ्लेक्स, जो
रिफ्लेक्सिव हो जाता है, सिमेट्रिक हो जाता है, ट्रांजिटिव, तीनों ही हो जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम अपना इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। अगर तीनों में से कोई एक नहीं होता तो हम उसे क्या कह देते हैं, वो नॉट इक्विवेलेंट है। तो बताओ यहाँ पर अगर आप 1 पुट करोगे तो आपके पास क्या 1 आएगा, बी की वैल्यू 1 आएगी, नहीं आएगी। तो इसका मतलब ए और ए इज़ नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं रहेगा। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा तो इसका मतलब ये नॉट क्या हो जाएगा, नॉट इक्विवेलेंस हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो नॉट इक्विवेलेंस हो जाएगा, तो इसका पहला वाला कंडीशन क्या है, फॉल्स है। पहली वाली कंडीशन क्या है, फॉल्स है। सॉरी फॉल्स नहीं है, ट्रू है, क्योंकि ये तो नॉट इक्विवेलेंस हो गया ना, और क्वेश्चन में भी क्या कह रहा है, वो नॉट इक्विवेलेंस कह रहा है। तो ये सही कह रहा है कि ये गलत है, ठीक है ना, नॉट इक्विवेलेंस है, तो हम कहेंगे ये ट्रू है, यानी कि ये जो बात कह रहा है वो ट्रू है। अगली कंसेप्ट, रीजन कह रहा है अ रिलेशन इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस तब होता है इफ़ इट इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये भी ट्रू कह रहा है। और दोनों एक दूसरे से लिंक करती हैं, बिल्कुल करती हैं, क्योंकि ऊपर भी इक्विवेलेंस की बात कर रहा है और नीचे भी इक्विवेलेंस की बात कर रहा है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, है ना। इसमें जो ऑप्शन होते हैं ना, ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। ठीक है, ध्यान रखना कैसे करना होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। असर्शन कह रहा है द लाइन आर वेक्टर इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, ठीक है, और r इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2 आर परपेंडिकुलर वैन b1 डॉट b2 इक्वल टू 0। तो भाई b1 डॉट b2 इक्वल टू 0 होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। b1 डॉट b2 इक्वल टू 0 होता है कि नहीं होता, बिल्कुल। जब परपेंडिकुलर होता है तो लाइन कैसी होती है, जब परपेंडिकुलर होता है तो लाइन कैसी होती है, जब परपेंडिकुलर होता है तो पता कैसे चलता है परपेंडिकुलर कब है, जब b1 डॉट b2, अगर b1 डॉट b2 0 आ जाता है तो वो क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर लाइन कहलाती है। तो ये ट्रू कह रहा है कि नहीं कह रहा, बिल्कुल ट्रू है। ये लाइन क्या है आपकी, ट्रू है, बिल्कुल सही कह रहा है। अगला क्या कह रहा है, द एंगल थीटा बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस इज गिवन बाय दिस। तो देखो कॉस थीटा की वैल्यू b1 डॉट b2 और b1 का मैग्नीट्यूड डॉट b2 का मैग्नीट्यूड होता है कि नहीं होता। ये तो फॉर्मूला बिल्कुल सही है, फॉर्मूला बिल्कुल सही है। अब ये बताइए कि दोनों तो ट्रू हैं, क्या एक दूसरे से लिंक कर रही हैं, बिल्कुल कर रही हैं, क्योंकि देखो ये जो फॉर्मूला है कॉस थीटा b1 डॉट b2 अपॉन में b1 का मैग्नीट्यूड और b2 का मैग्नीट्यूड, अगर कॉस थीटा यानी कि थीटा की वैल्यू 0 हो जाए तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बचेगा क्या, b1 डॉट b2 ही बचेगा। तो मतलब b1 डॉट b2 जो आ रहा है ये ऊपर वाला, वो इसी फॉर्मूले से आ रहा है, ठीक है ना। तो ये दोनों आपस में करेक्ट भी हैं, तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। बात समझ आ रही है कि ए भी ट्रू है और आर भी ट्रू है, और दोनों एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। बात समझ आ रही है। तो इस तरीके से हमने आपको 20 क्वेश्चंस करवा दिए MCQ के, और ये क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस पेपर नंबर 1 से हैं, जो कि HBSC ने आपको लॉन्च करके दे रखे हैं। इन पेपर्स को ना, प्रैक्टिस पेपर को कुछ बच्चे सैम्पल पेपर भी कहते हैं, तो भाई ये सैम्पल पेपर भी हैं, ठीक है। अगर इन क्वेश्चंस में कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करना, और किसी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो उसको भी कमेंट जरूर करना, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए, और वहाँ से आप ये जो इसकी जो PDF है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। बाय बाय।